साथियों नमस्कार। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो राजनीतिक स्थिति है उसके संबंध में क्लास रहेगी। उसमें प्रमुख जो राजवंश हुए जिसमें गुलाम वंश है, लोधी वंश है, सैयद वंश है, ये प्रमुख वंश है। उस वंशों के बारे में अपन इस क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे वो गुलाम वंशों का। तो क्लास में बने रहिए, बहुत ही शानदार क्लास रहेगी आपकी। और आने वाले एग्ज़ाम में इसमें से कई प्रश्न एग्ज़ाम में हूबहू आएंगे। लीजिए अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश का भारत में शासन रहता है वो 1200 से लेकर 1290 ईस्वी तक। करीबन उसका जो कार्यकाल रहता है 84 वर्ष तक ये भारत में राज करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, ये सर्वप्रथम शासक होता है। उसका कार्यकाल 1200 से लेकर 1210 ईस्वी तक लगभग 4 वर्ष का उसका कार्यकाल रहता है। पहला प्रश्न है, भारत का शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? तो वो राजवंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश कब तक भारत में बना रहा? तो 1200 से लेकर 1290 ईस्वी तक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है या कौन था? उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। आगे का प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे का प्रश्न है, मोहम्मद घोरी का वह गुलाम कौन था जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी? मतलब मोहम्मद घोरी का गुलाम कौन था जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की? उस व्यक्ति का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे का प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद घोरी का दास था। आगे का प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आया भी हुआ है, उसको नोट डाउन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक जून 1206 में अपना राज्याभिषेक करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति कब मिली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी दासता से मुक्ति कब मिली? मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद घोरी का दास था, उसी दासता से अपनी मुक्ति कब मिली उसको? तो उसको मुक्ति मिली थी 1208 ईस्वी में। आगे है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान पर शासन का संचालन किया था? कौन से स्थान से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन का संचालन किया था? वो स्थान कौन सा है? वह स्थान लाहौर है। लाहौर से अपने पूरे राज्य का संचालन करता था और लाहौर को ही उसने अपनी राजधानी बनाई। किसने राजधानी बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे का प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक रहा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना शासनकाल 1200 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक अपना कार्यकाल में शासक का पद पर रहा। करीबन 4 साल तक अपना राजा का पद तक बना रहा। आगे का प्रश्न है, किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसका नाम था ताजुद्दीन एल्दोस ने कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था पंजाब के लिए। किसने किया था? ताजुद्दीन एल्दोस ने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था। आगे का प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का जो शासक था उसका नाम था परमादिदेव शासक था ये। आगे का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। उसे लाख बख्श का सुल्तान के नाम से भी कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। आगे प्रश्न है, किसे कुरान खां कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है। सुल्तान
आगे का प्रश्न है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? सुल्तान जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी मृत्यु शौकान खेलने के दौरान घोड़े से गिरकर हुई थी, उसको ध्यान रखें। ये कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न आया हुआ है, उसको नोट डाउन करें। आने वाले एग्जाम में भी प्रश्न हो ऐसे कैसे पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, चाहे LDC हो, चाहे RS हो, चाहे रीट पटवारी वीडियो, चाहे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड हो, ऐसे कैसे हुबहू इस क्लास से आपको प्रश्न मिलेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले एग्जामों के लिए साबित होगी। इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट जरूर मिले। लीजिए आगे का प्रश्न, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु कैसे हुई थी? तो उसकी मृत्यु हुई थी शौकान जो खेलते समय घोड़े से गिर के उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे का प्रश्न है, पोलो या शौकान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? प्रश्न घुमा के भी पूछ सकते हैं कि पोलो या शौकान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो पोलो या शौकान खेलते समय घोड़े से गिर के हुई थी। दोनों टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको सही तरह से देखना है। आगे प्रश्न है, मृत्यु के उपरांत में कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। आगे कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंधित लास्ट प्रश्न रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत कौन उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी बना था? जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में, उसके बाद में दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर कौन विराजमान होता है? तो वो तो है आरम शाह। आरम शाह को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। आगे शासक आता है सुल्तान गुलाम वंश में, उसका नाम है इल्तुतमिश। होता है वो 1200 से लेकर 1211 ईस्वी से लेकर 1237 ईस्वी तक अपना कार्यकाल करता है। उसके संबंध में प्रश्न है, देखिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? उसका नाम था इल्तुतमिश। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक कौन था? संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक था, उसका नाम था इल्तुतमिश। इसका क्या नाम था? इल्तुतमिश। आगे देखिए, किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? ये किसने कहा है? वेरी वेरी, उसको 3 स्टार लगा दीजिए, ये हर एग्जाम में आपकी आने की पूरी संभावना है। कौन से इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? ये माना है RP त्रिपाठी ने। RP त्रिपाठी ने कहा है कि अगर भारत में मुस्लिम राज्य का एक वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश थे। आगे प्रश्न देखिए, किस सुल्तान को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है इल्तुतमिश को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आए हुए, ऐसे कैसे वो। आगे प्रश्न है, देखिए, इल्तुतमिश को किस जाति का तुर्क माना जाता है? इल्तुतमिश को इलबरी जनजाति का तुर्क माना जाता है। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश खूब बदायूं का सूबेदार था। अपने राज्यारोहण से ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास कौन सा इक्ता था? मतलब कौन सा उसके पास में राज्य था? अपने राज्यारोहण से पूर्व उसके बदायूं का था, सूबेदार था, और बदायूं का उसके पास में ये राज्य था। आगे का प्रश्न है, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? वो क्या था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से बदलकर उसको दिल्ली बना दी थी। आगे प्रश्न है,
इल्तुतमिश को गोरी से दास्ता कब मुक्त किया था? मतलब इल्तुतमिश ने गोरी से दास्ता कब मुक्ति पा ली थी? तो 1205 से 1206 ईस्वी में खोख्त-खोरस से विद्रोह के समय उसने मुक्ति पा ली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे का प्रश्न है, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? इल्तुतमिश ने सत्ता ग्रहण कैसे की? उसका आधार क्या था? आधार यह था कि दिल्ली के तुर्क अमीरों और सैन्य अधिकारियों ने उसका सेन किया था। जो सेनाधिकारी थे, अमीर व्यक्ति, उन्होंने उसका एक सेन किया था कि इल्तुतमिश से वो एक शासक के लिए योग्य व्यक्ति है। इसी के आधार पर उसका सत्ता ग्रहण किया गया था। आगे का प्रश्न है, कौन सुल्तान रात्रि में अपना अधिकांश समय प्रार्थना और चिंतन में व्यतीत करता था? वो व्यक्ति था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश था अपना अधिकतर जो समय था रात्रि के समय प्रार्थना और चिंतन में व्यतीत करता था। निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था? निजामुद्दीन जो जुनैदी था वो इल्तुतमिश का वजीर था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी आए हुए हैं। आगे देखिए प्रश्न, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना जो सूबेदार नियुक्त किया था उसका नाम था मलिक जानी। किस व्यक्ति को इल्तुतमिश को एक ऐसा संदेश भेजा था जिसमें मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग की थी? वो गठबंधन की थी, उस व्यक्ति का नाम था जलालुद्दीन मकबन्नी। जलालुद्दीन मकबन्नी ने ये इल्तुतमिश को संदेश भेजा कि वो मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग की थी। कैसा संदेश भेजा था? आगे का प्रश्न है, 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मकबन्नी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना धमका और सिंधु नदी तक पहुंच गया था। वो कौन था? वो था ख्वारिज़्म के शाह का पुत्र था। ख्वारिज़्म के शाह का पुत्र था। वो लगभग उत्तर पश्चिम क्षेत्र है उस सीमा तक, सिंधु नदी तक मतलब पहुंच गया था। ये कौन कहता है? ये जलालुद्दीन जो मकबन्नी वो कहता है। आगे का प्रश्न है, किसका पीछा करते हुए चंगेज़ खान सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? कौन से व्यक्ति का पीछा किया था 1221 ईस्वी के आसपास चंगेज़ खान ने? उस व्यक्ति का नाम था जलालुद्दीन मकबन्नी। आगे का प्रश्न है, अपने विख्यात नेता चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस वर्ष सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? वो हुए थे मंगोल 1221 ईस्वी में मंगोल हुए थे, संगठित हुए थे, वो हुए थे सिंधु नदी पर प्रथम बार हुए थे। आगे का प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंगेज़ खान अगर भारत में आता है तो वो इल्तुतमिश के समय भारत में अपना प्रवेश करता है, लगभग 1221 ईस्वी के समथिंग। आगे का प्रश्न है, चंगेज़ खान के अधीन मंगोलों ने किसके समय भारत में आक्रमण किया था? तो वो आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। आगे का प्रश्न है, चंगेज़ खान का मूल नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा दीजिए प्रश्नों को, आने वाले एग्जाम में 100% प्रश्न आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टॉप 100 में। चंगेज़ खान का मूल नाम क्या था? तो तेमुजिन। चंगेज़ खान का जो मूल नाम था उसका नाम था तेमुजिन। आगे प्रश्न है, किस दिल्ली के सुल्तान के दरबार में चंगेज़ खान ने अपना राजदूत भेजा था? कौन से सुल्तान के दरबार में चंगेज़ खान ने अपना राजदूत भेजा था? वो भेजा था इल्तुतमिश के समय। आगे प्रश्न है, खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम अग्र सुल्तान था, उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश होता है वो खलीफा की मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान था। आगे प्रश्न देखिए, किस वर्ष बगदाद के खलीफा का दूत इल्तुतमिश के राज्याभिषेक वाले एक औपचारिक पत्र के साथ दिल्ली पहुंचा था? कब पहुंचा था? तो वो पहुंचा था 1229 ईस्वी में। कौन पहुंचा था? बगदाद के खलीफा का दूत। आगे का प्रश्न है, इस्लाम की राजधानी
से भेजे गए वस्त्र, आभूषण और उपहार को सुल्तान, उसके पुत्र तथा अमीरों आदि ने ग्रहण किया था, वह कथन किसके लिए है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको 3 स्टार लगा दीजिए। वे भेजा था इल्तुतमिश के समय, मतलब इस्लाम की राजधानी के द्वारा भेजा गया। क्या क्या भेजा गया था? वस्त्र भेजे, आभूषण भेजे, उपहार भेजे थे। ये सुल्तान के पुत्र अमीरों आदि ने उस वस्त्र को, उन गहने को ग्रहण किया था। और किसके लिए भेजे थे? इल्तुतमिश के लिए। इस्लाम की राजधानी किस स्थल को कहा जाता है? इस्लाम की राजधानी वो बगदाद, मतलब बगदाद के खलीफा ने ये सारे वस्त्र, आभूषण वगैरह भेजे थे। तो इस्लाम की राजधानी का स्थल कौन सा था? बगदाद। ध्यान रखिए उसको। किस सुल्तान ने खलीफा से खिलत प्राप्त किया था? वो था इल्तुतमिश। आगे का प्रश्न है, इल्तुतमिश के समय के सही कथन है। तो देखिए कौन से 2 कथन है। इल्तुतमिश ने अपनी प्रभुता की मान्यता खलीफा के द्वारा प्राप्त की थी। अगर इल्तुतमिश ने अपनी प्रभुता जो की मान्यता प्राप्त की है वो खलीफा से की थी। पहला कथन तो ये होता है। दूसरा कथन है, इल्तुतमिश ने पश्चिम के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अपना अधिकार किया था। मतलब इल्तुतमिश ने बंगाल के जो सुल्तान थी उसको गयासुद्दीन को हराकर जो लखनौती है उस पर अपना अधिकार स्थापित किया था। आगे का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? तो अगर दिल्ली सल्तनत के अंदर सुल्तान की जो पदवी धारण करता है उस व्यक्ति का नाम है इल्तुतमिश। बहुत ही पराक्रमिक शासक था। उसने कई प्रकार की अपनी उपाधियां भी धारण की थी। आगे का प्रश्न है, किसने कहा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? ये जो राम प्रसाद त्रिपाठी है उसने कहा कि अगर भारत में मुस्लिम राज्य शासक के अंदर अगर भारत में संप्रभुता स्थापित हुई है तो एकमात्र शासक है वो है इल्तुतमिश। आगे का प्रश्न है, सुल्तान ने फारसी राजतंत्रीय परंपरा को आत्मसात किया और उन्होंने भारतीय परिवेश के अनुसार डाला। अदाब उस सलातीन और असीर उस सलातीन जैसी पुस्तकें जिन्होंने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांत के संबंध में थी, जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली के अनुकरण के लिए लड़ाई था। ये कथन किस सुल्तान के विषय में था? ये था मतलब इल्तुतमिश था। आगे का प्रश्न है, भारत अरब नहीं है, उसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से असंभव नहीं है। ये कथन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश कहता है कि भारत अरब नहीं है, उसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। एक कथन इल्तुतमिश के संबंध में जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे कथन एग्जाम में कई बार हूबहू आए हुए हैं। ये क्लास अपने जो दोस्तों को जरूर शेयर करें, ये आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ उस क्लास के लिए। दरअसल आगे का प्रश्न है, दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि वह अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली का संतुलन काल में साहित्य भी कभी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया। इसे हजरत ए दिल्ली या राजसी दिल्ली या शहर कहा गया। या सुल्तान कौन था? वह सुल्तान था इल्तुतमिश। आगे का प्रश्न है, इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? उसका नाम था रजिया। रजिया को इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले ही उत्तराधिकारी घोषित किया था, जो कि मुस्लिम एकमात्र महिला है जिसको शासक बनाया था। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश ने किसके लिए की थी? वो था मिनहाज उस सिराज ने शाही विज्ञप्ति की रचना की थी इल्तुतमिश के लिए। तो वो की थी मिनहाज उस सिराज ने। आगे का प्रश्न है, देखिए,
इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? तो वो बैठा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। फिरोज शाह होता है वो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में दिल्ली की सल्तनत या दिल्ली की राजनीतिक गद्दी पर बैठता है। सात कुर्तान कौन थी? सात कुर्तान जो रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। फिरोज की माता का नाम क्या था? तो फिरोज की माता का नाम था साउतू शाह कुर्तान थी। आगे का प्रश्न है किस सुल्तान की माता विद्वानों और परिजनों को उपहार और दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? वो थी फिरोज शाह की माँ। फिरोज शाह की जो माँ थी वो सुल्तानों के लिए, विद्वानों के लिए, परिजनों के लिए उपहार और दान भरपूर रूप से भेंट करती थी। आगे का प्रश्न है गुलाम वंश के सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसे वंश का अंतिम उत्तराधिकारी माना? उसका नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन जो मोहम्मद था न तो गुलाम वंश का संतानों में से संतान नहीं था, वह सिर्फ एक वंश का अंतिम उत्तराधिकारी उसको घोषित किया गया था। आगे प्रश्न देखिए, आगे उस शासक है रजिया, उस रजिया के बारे में देखिए। रजिया का जो शासनकाल होता है वो 1236 से लेकर 1240 की समथिंग होता है। करीबन 4 साल तक रजिया भी राज्य करती है। रजिया मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। उस शासिका का नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान मतलब मध्यकालीन भारत में एकमात्र अगर शासिका हुई थी वो तो रजिया। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने से पहली, दिल्ली सल्तनत में गद्दी पर बैठने वाली पहली अगर मुस्लिम महिला है तो वो भी रजिया सुल्तान है। सुल्ताना रजिया किसकी उत्तराधिकारी थी? तो इल्तुतमिश की थी। आगे का प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान ने किस राजवंश से संबंधित थी? ये थी गुलाम वंश से संबंधित, दासवंश या गुलाम वंश से संबंधित थी। आगे प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रजिया को किस राजवंश से संबंधित थे? कुतुबुद्दीन ऐबक और जो रजिया किस राजवंश से संबंधित थे? तो मुमलक गुलाम दास राजवंश से संबंधित थी। मुमलक को, गुलाम को, दास को एक ही वंश से ही। रजिया सुल्तान किस वर्ष की शासिका बनी थी? 1237 में बनी थी और 1240 तक उसका कार्यकाल रहता है। करीबन 4 साल तक अपना राज्य चलाती है। आगे प्रश्न है अमीर हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? उस नियुक्त करने वाला व्यक्ति का नाम था एदगिन। एदगिन को अमीर हाजिब के पद पर रजिया उसको नियुक्त करती है। आगे का प्रश्न है रजिया ने जमालुद्दीन याकुत को किस पद पर नियुक्त किया था? उसे नियुक्त किया था अमीर आखुर के पद पर। अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया था जमालुद्दीन याकुत को। आगे का प्रश्न है सुन्नी और शिया के मध्य सबसे में अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके शासन के साथ? शिया और सुन्नी जो दो पंथ थे उसके मध्य अगर विवाद का समय रहा है तो अधिक रहा है वो रजिया के सुल्तान के समय रहा था, रजिया बेगम के समय रहा था। आगे का प्रश्न है रजिया बेगम को सत्यायुत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। रजिया को अगर पद से हटाने का महत्वपूर्ण योगदान था तो तुर्कों का था। आगे का प्रश्न है रजिया के विरोधी और अमीर गुट को नेतृत्व कौन कर रहा था? रजिया के जो विरोधी थे अमीर गुट थे, अगर उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था वो था निजामुल मुल्क जनेदी, ये व्यक्ति थे। तो रजिया के विरोधी गुट के व्यक्ति थे जो इसको पद से हटाने के लिए सारे आगे की जो प्रयास के लिए प्रशस्त करने के लिए जो काम कर रहे थे, ये गुट था जो हावी हुआ था रजिया को अपने पद से हटाने के लिए। रजिया सुल्तान कहाँ हारी और कहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी? अगर रजिया सुल्तान हारी थी वो कैथल में हारी थी और कैथल में उसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी उसको 3 स्टार लगा दीजिए, आने वाले एग्जाम में बिल्कुल टपकेगा ये प्रश्न। आगे का प्रश्न है रजिया की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? तो वो बैठा था बाराम शाह। बाराम शाह होता है रजिया की मृत्यु के बाद दिल्ली गद्दी पर बैठता है। रजिया के पतन का क्या कारण था? रजिया के पतन का कारण था तो वो प्रमुख था स्त्री होना। किस इतिहासकार ने रजिया की असफलता का कारण उसका स्त्री होना बताया? वो बताया मिनहाज उस सिराज ने। उसने कहा कि स्त्री होने के कारण रजिया अपने पद पर लंबे समय तक नहीं रही और मृत्यु का कारण बनी।
आगे है गुलाम वंश का जो शासक है बलबन है। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। लास्ट अपन इस क्लास में बलबन का पढ़ेंगे। देखिए बलबन का शासनकाल रहता है लगभग 1267 से लेकर 1286 के मध्य तक बलबन अपने गुलाम वंश के समय अपना राज्य चलाता है। बलबन प्रश्न है, नासिरुद्दीन सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की सेवा में रहने वाला अमीर जिसने बलबन की साजिशों से सर्वोच्च पद खो दिया था वो कौन था? वो था इमादुद्दीन रेहान। इमादुद्दीन रेहान था, उसने बलबन के समय सर्वोच्च पद को खो लिया था। क्यों खो लिया? क्योंकि बलबन की साजिश से करता था, इसलिए उस पद को उसको हटा दिया था। इतिहासकार मिनहाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर दिल्ली का आदर्श सुल्तान था तो वो था नासिरुद्दीन महमूद। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दे दी? अगर बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी वो थी नासिरुद्दीन मोहम्मद ने। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन खां को उलुग खां की उपाधि दी थी। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही आपके लिए एक बहुत ही शानदार साबित रहेगी। इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करोगे तो वही अब मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ताकि और बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लेके आऊँगा और आपके बीच में बनाऊँगा। साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।